नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रसेल की फेमस किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके छठे चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे हम लोग। छठे चैप्टर का जो टाइटल है वो है ऑन इंडक्शन। रसेल इस चैप्टर में इंडक्शन की प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इंडक्शन की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना समय और लगाएं जो है इस बात पे सोचने पे कि अब तक रसेल ने अब तक का जो डिस्कशन रहा है उसमें क्या क्या बातें हमें बताई हैं, किन किन चीजों से हमें अवगत कराया है। तो अब तक का जो डिस्कशन आप देखेंगे अपीयरेंस और रियलिटी से स्टार्ट हुआ था। अपीयरेंस और रियलिटी जो ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन है कि क्या रियलिटी है क्या अपीयरेंस है। अब उस रियलिटी में फिर मैटर कैसा है, क्या मैटर का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इसके अलावा क्या मैटर के अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, और अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसका स्वभाव कैसा है। इस पे हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा हम लोगों ने आइडियलिज्म पे भी चर्चा की, और इस बात पर भी चर्चा की कि जो नॉलेज है वो हमें कैसे होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि अब पिछले चैप्टर से जो कि था नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, वहां से स्टार्ट करके एक प्रकार का एपिस्टेमोलॉजिकल टर्न लेते हैं रसेल, जहां पे वो मेटाफिजिकल प्रश्नों पे शुरुआत के चार चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। वहीं पे अब रसेल एक एपिस्टेमोलॉजिकल टर्न लेते हैं और यहाँ पे इंडक्शन की समस्या को लेकर के आते हैं, जो कि एपिस्टेमोलॉजी की एक समस्या है, ज्ञान मीमांसा की एक समस्या है। हमारे जो डेली एक्सपीरियंस में जो नॉलेज है और जो इटर्नल ट्रुथ्स के बारे में नॉलेज है, उस पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं इंडक्शन के व्यू पॉइंट से। तो इंडक्शन जो है या इंडक्शन की जो पद्धति है आर्गुमेंटेशन, इंडक्शन आर्गुमेंटेशन के दो प्रकार होते हैं, एक डिडक्शन होता है और एक इंडक्शन होता है। ठीक है, ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है, किसी भी फिलोसफी स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि आर्गुमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक इंडक्शन से कर सकते हैं और एक डिडक्शन से कर सकते हैं। डिडक्शन में आप एक सुपर सेट से एक स्पेसिफिक सेट पे आप जाते हैं, यानी आप जनरल प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं और उन जनरल प्रिंसिपल से आप पर्टिकुलर कंक्लूजन्स पे जाते हैं। इंडक्शन में इसका उल्टा होता है, और इंडक्शन में आप पर्टिकुलर से जाकर के कुछ यूनिवर्सल, कुछ जनरल लॉ, आप कुछ जनरल सिस्टम आप जो है propound करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उसको देने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडक्शन की जो पद्धति है वो विज्ञान में बहुत मौजूद है, क्योंकि विज्ञान में जब आप थ्योरीज बनाते हैं तो ये बात कतई पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी फिनोमेना के सारे इंस्टेंसेस को, सारे अकरेंसेस को आप इवेलुएट कर रहे हो। आप कुछ सेट ऑफ इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी बेसिस पे आप जनरल प्रिंसिपल्स देने की कोशिश करते हैं। ऐसी इंडक्शन की पद्धति। तो रसेल कहते हैं कि इंडक्शन इज सेंट्रल टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज बियॉन्ड डायरेक्ट एक्वेंटेंस। वो वस्तु जो आपके सामने नहीं है उसके ज्ञान के लिए आपको इंडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, वो चीजें जो हमारे इमीडिएट एक्वेंटेंस में नहीं है। अब रसेल ने ये भी डिफाइन कर दिया था कि एक्वेंटेंस किन किन चीजों से हो सकता है। एक्वेंटेंस आपका सेंस डेटा से हो सकता है, एक्वेंटेंस आपका मेमोरी से हो सकता है, और एक्वेंटेंस आपका अपने सेंस ऑफ आई या जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उससे हो सकता है। तो जब हम सेंस डेटा, मेमोरीज और सेल्फ कॉन्शियसनेस के चश्मे से जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं इन्फरेंस से। आप इमीडिएटली जो आपके पास अवेयर है उससे आप उसको बेसिस बना के आप इन्फर करते हैं चीजों के बारे में कि चीजों का नेचर ऐसा होगा, या ये इनके बारे में आप ये डेफिनेट स्टेटमेंट्स आप कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ
ये जो तरीका है, ये जो एक्वेंटेंस की पद्धति है या ये जो एक्वेंटेंस का तरीका है, इस तरीके के थ्रू आप बाह्य वस्तुओं जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे लोग और अपने पास्ट के बारे में आप रीजन कर सकते हैं, आप विचारणा कर सकते हैं, आप मंत्रणा कर सकते हैं, आप मीमांसा कर सकते हैं। तो ये जो इन्फरेंस की पद्धति है, आप जिसको आप अपने डायरेक्ट एक्वेंटेंस के नॉलेज के थ्रू आप इन्फरेंस जो करते हैं, वो प्रोसेस आपको अलाउ करता है कि आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, अदर पीपल इन पास्ट के बारे में आप कुछ इन्फर कर पाएं, उनके बारे में रीजन कर। अब ये जो इन्फेरेंस है, ये इन्फेरेंस जनरल प्रिंसिपल्स पे लाई करता है। जैसे अगर आप इंडियन एपिस्टेमोलॉजी में जाएं तो बड़ा एक अनुमान, जिसको एक अलग सोर्स ऑफ नॉलेज ही माना गया है, जिसको एक एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड मिला हुआ है, वहां पे हम देखते हैं कि अगर हम कोई एक आर्गुमेंटेशन करते हैं या इन्फेरेंस करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि पर्वत पे धुआं है, इसलिए वहां अग्नि भी है। जब हम ये इन्फर कर रहे होते हैं तो हम एक जनरल प्रिंसिपल का सहारा ले रहे होते हैं, और वो जनरल प्रिंसिपल ये है कि जहां पे अग्नि होती है, जहां जहां पे, वहां वहां धुआं होता ही है। इस जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग इन्फर कर रहे हैं कि अगर हमें पर्वत पे धुआं दिख रहा है तो वहां अग्नि ही हो, अग्नि भी होगी। तो इन्फरेंस जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वो इन वो कॉन्कॉमिटेंट डिपेंडेंस पे या कॉन्कॉमिटेंट जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जो है कि ये दो चीजें कभी भी पृथक नहीं होती हैं या ये दो चीजें हमेशा साथ देखी जाती हैं, उस नॉलेज के बेसिस पे, उस एक बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग इन्फरेंस करते हैं। तो इन्फरेंस जो होता है, जो हमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि इन्फरेंस हमेशा जनरल प्रिंसिपल्स पे। अगर आप ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ए, टिपिकली दैट वन इवेंट ए, कोई इवेंट है जो कि ए है, टिपिकली सिग्नल्स अदर इवेंट बी, तो धूम एज एन इवेंट ए सिग्नल्स अनदर इवेंट बी द सीइंग ऑफ फायर। या रसल जो एग्जांपल लेते हैं कि अगर बादलों की गड़गड़ाहट हुई है तो बिजली जरूर कड़की होगी। ये जो आप इन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आप एक अपने एक सर्वमान्य, अपने एक एजुकेटेड अंडरस्टैंडिंग पे कर रहे हैं कि अगर जब भी बिजली कड़कती है तो पहले रोशनी चमकती है, फिर उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, और इस जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ गड़गड़ाहट को सुनते हैं तो हम बिजली के चमक को इन्फर कर सकते हैं। तो ये जो इन्फरेंस की पूरी पद्धति है, वो जनरल प्रिंसिपल्स पे है, आपकी एक कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग पे है। Though inductive reasoning cannot be definitely proven, it remains essential for expounding knowledge beyond our immediate experience. अब ये जो चीजें आप इन्फरेंस कर रहे हैं, या ये जो आप इंडक्टिव रीजनिंग वगैरह जो आप कर रहे हैं, तो जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसको आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से 100% की ये बात सत्य है, ऐसा आप नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन ये हमारे पास, हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस में जो जो चीजें हमारे पास हैं, जो उनका नॉलेज है, उससे पृथक नॉलेज उत्पन्न करने में हमारी हेल्प करती है। मैं फिर से दोहराता हूं कि इंडक्टिव रीजनिंग हालांकि प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन ये बड़ी जरूरी है अपने इमीडिएट एक्सपीरियंस से बाहर के ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज के लिए। अब हम एक इंस्टेंस देखते हैं कि कैसे ये जो इंडक्शन इंडिया इंडक्टिव रीजनिंग की प्रक्रिया है, ये कैसे डेफिनेटली नहीं प्रूव की जा सकती। इसके लिए रसल एक एग्जांपल लेते हैं, आपके कल सूर्योदय होने की जो एक्सपेक्टेशन है आपके अंदर, वो उस पे हमारा ध्यान लेके आते हैं। और एक चीज जो एक जनरल सी बात जो मैं इस इंसिडेंस पे कहना चाहता हूं कि एक नॉर्मल आदमी और एक दार्शनिक में फर्क ये है कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति जहां पे
इस डेली जो आपका पैंडेमोनियम है, जो पूरा कमोशन है, जो आपकी पूरी एक लाइफस्टाइल है, जो आपका पूरा जो वर्क शेड्यूल है, उन सब में आप कई बार छोटी-छोटी चीज़ों में बड़ी बातें खोजना, वो जो बचपन में हम करते थे कि छोटी चीज़ मिल जाने पे हम खुश हो जाते थे, वो करना हमने छोड़ दिया है। ये भगवान की इतनी खूबसूरत दुनिया है, इसमें इतने सारे फिनोमेना हैं, इतने पीछे मैकेनिज्म है, जिनको साइंस पढ़ती है, ग्रेविटेशन का लॉ हो गया, ढेर सारे लॉज़ जो कि हमारे डेली लाइफ को गवर्न करते हैं, उन पे हम ध्यान नहीं देते और उन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दार्शनिक दूसरी तरफ ये करता है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उन पे प्रश्न करता है। तो एक ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे रसेल ने हमारे सूर्योदय होने के अगले दिन सूर्योदय होने के जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस पे प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बिलीफ को जरा आप एग्जामिन करिए कि आप अगर आप मान लीजिए आप कहते हैं कि जो सूर्य है वो कल उदय होगा फिर से। अब अपने इस बिलीफ पे इस अपनी इस मान्यता पे अगर आप सवाल करें तो आप पाएंगे कि क्या ये जो एक्सपेक्टेशन है क्या ये रीजनेबल है। आप पाएंगे नहीं कि सूर्य कल भी उगेगा। वी मस्ट सीक अ जस्टिफिकेशन फॉर जनरल बिलीव्स अबाउट द फ्यूचर। हम जस्टिफिकेशन खोजते हैं जब हम जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में इन्फर करते हैं। अब जनरल बिलीफ क्या है यहाँ पे? जनरल बिलीफ ये है कि आपने हमेशा अगले दिन सूर्य को उगते हुए देखा है और आपके पूरे पास्ट का जो ज्ञान है वो एक बिलीफ बन के आपको मिलता है और उस बिलीफ के हिसाब से आप फ्यूचर के जो आप एक तरीके से जजमेंट पास कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने ये मान लीजिए क्लेम किया कि सूर्योदय कल भी होगा, तो ये आप एक जनरल बिलीफ के जस्टिफिकेशन पे कर रहे हैं। वो जनरल बिलीफ क्या है कि सूर्य हर दिन अगले दिन उदय होता है। 24 घंटे में एक बार सूर्योदय होता है। ये आपने देखा है, आपने पास्ट पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया है, आपने अपनी लाइफ देखी है और उसके बेसिस पे आप ये एक जनरल बिलीफ फॉर्म कर रहे हैं और उस जनरल बिलीफ को आप जस्टिफिकेशन के तौर पे दे रहे हैं कि साहब कल सूर्योदय होगा। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि भाई लॉज ऑफ मोशन है साहब, इसलिए ये हमें पूरा सर सूर्योदय कल होगा क्योंकि वो पृथ्वी घूम रही है और एक 24 घंटे में एक चक्कर वो अपना पूरा करती है और उसके कारण जो सूर्य जो से जो प्रज्वलित जो एरिया होता है वो 24 घंटे में वापस उस जगह पे पहुंचती है। ये लॉज ऑफ मोशन हमें बताते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है। और इनर्शिया का प्रिंसिपल तो ये कहता ही है कि भाई जब तक आप रोटेशन होता रहे, जब तक रोटेशन तब तक होता रहेगा जब तक उसको कोई एक एक्सटर्नल फोर्स न पड़े जो उसे रोकने की कोशिश करे, जो कि उसकी गति को रोके या उसे तबाह कर दे। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा। लेकिन रसेल जो यहाँ पे बड़ा प्रश्न करना चाहते हैं वो प्रश्न ये है कि हम लोग इन नेचुरल लॉज को कि सूर्य हर 24 घंटे में उगेगा, ये हम कैसे मानते हैं कि ये एक दिन से दूसरे दिन भी यही होगा, या ये प्रिंसिपल ये एटर्नल प्रिंसिपल है या ये ट्रांसेंडेंट प्रिंसिपल है कि ये तो होना ही है। ये इस बात पे हम कैसे अज्यूम करते हैं, कैसे हम इस बात पे पहुंचते हैं, कैसे हम एक दिन से दूसरे दिन के ट्रांजिशन पे नेचुरल लॉज के ट्रांजिशन पे हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? क्या पता कल सूर्य ना हो, कोई बड़ा सा एस्टेरॉइड आ जाए और वो हमारी धरती को तबाह कर दे। सुनने में साइंस फिक्शनल लगता है लेकिन सवाल वाजिब है। ठीक है। तो रसेल कहते हैं कि हम ये जो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, इन लॉज ऑफ मोशन को हम इसीलिए बिलीव करते हैं या हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे एक्सपीरियंस को कभी फेल नहीं किया।
या जो लॉज ऑफ मोशन है, जिस थ्योरी के द्वारा वो गवर्न्ड है, वो थ्योरी कभी भी हमारे एक्सपीरियंस के विपरीत नहीं गई। वो थ्योरी क्या थी कि धरती अपने एक्सिस पे घूमती है और हर 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ये जो थ्योरी है, ये हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसका एक आउटकम कि सूर्योदय एक 24 घंटे में एक एक बार होता है, ये हमारे एक्सपीरियंस के विपरीत कहीं नहीं गया, ये हमारे अनुभव के विपरीत नहीं गया। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या ये जो पास्ट से हम पास्ट के एक पैटर्न से हम पास्ट की एक कंसिस्टेंसी पे हम ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये जो फ्यूचर पे हम बेट लगा रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू करेगा? दूसरा रिलेटेड प्रश्न जो रसल उठाना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं, डू रिपीटेड अकरेंसेस प्रोवाइड रियल एविडेंस दैट अ पैटर्न विल कंटिन्यू? कि आपने जो अब तक ये देखा है कि अ, एक रिपीटेड पैटर्न है जो कि बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, तो उस पैटर्न के रिपीटेड अकरेंसेस क्या इस बात के लिए इनफ है या फिर इस कंक्लूजन के लिए इनफ है कि वो पैटर्न भविष्य में भी कंटिन्यू करेगा? कोई एक चीज अब तक ऐसी होती आई है, इसलिए ऐसी ही होगी। क्या ये बात आप 100% अपने इंटेलिजेंस को यूज करके कह सकते हैं? 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, लेकिन इलेक्शन वगैरह पे बेटिंग वगैरह जो होती है उसमें यही क्वेश्चन होता है, हम इसी चीज पे हम दांव लगाते हैं कि क्या ये सरकार या कोई भी सरकार 5 साल तक टिक पाएगी। तो अगर पूर्ववर्ती की सरकारें, मतलब अगर हम ये एक एक एग्जांपल ले लें, जो है कि हम पूर्ववर्ती सरकारों को हमने देखा है पिछले 20 सालों में कि वो 5 साल उन्होंने अपना कंप्लीट किया है, इसलिए ये जो सरकार है ये भी अपने 5 साल कंप्लीट करेगी। ये बिल्कुल एक बेटिंग गेम हो सकता है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि क्या कोई एक चीज बार बार हो रही है, होती आई है, ये बात तथ्य है, ये बात साक्ष्य है इस बात को साबित करने के लिए, इस जजमेंट को साबित करने के लिए कि वो जो पैटर्न है दैट विल कंटिन्यू। अब ये जो अनसर्टेनिटी है जो कि आपको इन छोटे छोटे प्रश्नों से हो रही होगी कि आप तो आप ईश्वर तो है नहीं, तो इस बात को आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं? ये नियम तो आपके द्वारा बनाए नहीं गए हैं। तो जो आपके द्वारा बनाया नहीं गया है, उन नियमों के बेसिस पे, जो कि आपके सिर्फ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, लिमिटेड सेंस डेटा की एक लिमिटेड समझ के ऊपर जो आप ये डेली अजम्पशन बना रहे हैं, तो ये सबको क्वेश्चन करता है। ये हर एक बात को क्वेश्चन करता है। ये हमारे सारे जो हम जिन डेली अजम्पशंस पे हम चलते हैं उन सबको क्वेश्चन करता है। ये हमारे लाइफ पे एक क्वेश्चन कर देता है, क्या आप अगला खाना खा पाओगे? डिसाइडेड है? आपको 100% पता है? क्या पता आपकी कुछ दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या फिर रात में आपका सीधी सी बात है मन ही ना लगे कि खाना खाने का। तो ये जो फंडामेंटल अजम्पशंस हैं कि मुझे रात में भूख लगेगी, दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगी, 24 घंटे में एक बार दिन होगा, 24 घंटे में एक बार रात होगी, 24 घंटे में एक सांझ आएगी, एक सवेरा आएगा, ये सारे जो हमारे बेसिक अजम्पशंस हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन उन सब पे एक बेसिक क्वेश्चन उठा देता है, एक बेसिक प्रश्न उठा देता है, एक मूलभूत प्रश्न उठा देता है कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रोबेबल हो सकती है, एब्सोल्यूट नहीं। अगर एब्सोल्यूट होती तो वो प्रोबेबिलिटी उसमें होती ही नहीं, वो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते थे। जैसे कि ये नॉलेज कि सन जो हमारा सूरज है वो हमारे ये प्लेनेटरी सिस्टम के बीच में है। ये बात पे आपको कोई एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये बात साइंस ने प्रूव कर दी है। आप इमेजेस हैं हमारे पास। तो
जहां पे आपको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होती है वहां प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। और क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एक्सपेक्टेशन है कि कल सूर्य उदय होगा, कल आप खाना खाएंगे, अपने अगले खाने के लिए आप जीवित रहेंगे, ये सारी बातें एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ प्रोबेबल है। Experience conditions us to expect reoccurring events such as sunrise through habit. हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें एक्सपेक्ट करने पे मजबूर करता है, वो हमें ये मानने पे मजबूर करता है कि क्योंकि सूर्य हर दिन उदय होता है उसका, इसीलिए वो उदय होता रहेगा, और ये हमने हैबिट के थ्रू जान लिया। और क्योंकि हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो इन्हें इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं, या इन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं, या इन एक्सपेक्टेशन को रीइंफोर्स करते हैं, या पुनः मान्यता प्राप्त देते हैं, प्रदान करते हैं। लेकिन आप उस पे प्रश्न तो उठा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका ये जो इन्फरेंस है ये रीजनेबल है, आपका ये जो इस बात पे आप टिक रहे हैं कि क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा होता हमने देखा है जिसका हमने एक भी नेगेटिव इवेंट नहीं देखा है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो वैसा ही होता रहेगा। तो हालांकि आपके एक्सपीरियंस में कभी भी इसके विपरीत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये प्रश्न तो उठा ही सकते हैं। नेचर की वर्किंग्स जो हैं उन पे हम एक यूनिफॉर्मिटी की, जो लॉज हैं वो हर जगह एक होंगे, इन पे हम बिलीव करते हैं। और ये जो बिलीफ है नेचर में यूनिफॉर्मिटी का, नेचर में पैटर्न्स का, ये हमें जनरल लॉज देने पे या फ्रेमवर्क एक बनाने में, जो कि एक यूबिक्विटस फ्रेमवर्क हो, उसमें हमें हेल्प करती हैं, जो कि विदाउट एक्सेप्शन बिल्कुल यूबिक्विटस। नेचर के पैटर्न्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं कि नेचर के पैटर्न्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमें यूनिफॉर्मिटी कंक्लूड करने पे देते हैं, और उस यूनिफॉर्मिटी में जो बिलीफ है वो हमें जनरल लॉज तक पहुंचाता है बिना एक्सेप्शन के। ठीक बात है। अब साइंस जो है, रसल कहना चाहते हैं कि ये एक पैटर्न फॉलो करती है। साइंस भी इसी प्रकार से काम करती है, और वो अपने लॉज को, अपने नियमों को रिफाइन करती रहती है, उनमें इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज निकालने के लिए। और इसका एक उदाहरण देने के लिए रसल कहते हैं कि आप ग्रेविटेशन की जो थ्योरीज हैं, जो न्यूटन की थ्योरी थी ग्रेविटेशन को समझने की, वो थ्योरी से लेकर के जब आप रसल की ये आइंस्टाइन की थ्योरी पे पहुंचते हैं, जहां पे स्पेस और टाइम जो है वो एक कंटिन्यूअम है, और उसमें उसका एक फैब्रिक है, और उस फैब्रिक में जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास होता है वो उस हिसाब से उस फैब्रिक को बेंड करता है, और उस बेंडिंग के कारण जो प्लैनेट्स हैं वो अपने सर्टेन ऑर्बिट्स में चलते हैं। तो आइजैक न्यूटन से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ग्रेविटेशन थ्योरी की, वो क्या नाम से आइजैक आइजैक न्यूटन से आइंस्टाइन तक वो चेंज हुई है। हम थ्योरी कब चेंज करते हैं? जब हमारे पास एक बेटर थ्योरी होती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उसी सेम फिनोमेना की। जब पुरानी थ्योरी कोई एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है, तो हम उसमें ऐड करते हैं, तो हम उसमें कुछ अपना इनपुट देते हैं, और वो इनपुट जो है इसलिए होता है कि आप जो इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज हैं, या किसी ऑब्जर्वेशन को लेकर के जो आपकी थ्योरी इनकंसिस्टेंट है, वो उसको एक्सप्लेन कर पाए। जब तक एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ती नहीं है किसी थ्योरी की, उस थ्योरी को चेंज नहीं किया जाता। ये साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप ये आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर देख रहे हैं, आप फिजिक्स के लॉज देख रहे हैं, आप केमिस्ट्री के लॉज देख रहे हैं, लेकिन रसल कहते हैं कि ये जो यूनिफॉर्मिटी है, ये कि यहाँ पे जो हमें, या मतलब हमारे पृथ्वी ग्रह पे जो हमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताएगी, वो अगर हम वेरिएबल्स कंसिडर कर लें तो सेम वो हमें मार्स के बारे में बताएगी। ये यूनिफॉर्मिटी, या जो जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे स्पेस के, हमारे सराउंडिंग्स के, वो
यूबिक्विटस हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं और इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी है नेचर में। ये हम मानते तो हैं लेकिन आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते। आप 100% इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि अगर आपने आज तक सफेद हंसों को ही देखा है तो कोई काला हंस नहीं होगा। दरअसल ये एग्जांपल देते हैं, तो ये 100% श्योर नहीं है। इसलिए जो आपके फ्यूचर आउटकम्स हैं किसी इवेंट को लेकर के, वो सर्टेन नहीं है, वो सिर्फ प्रोबेबल है। आप जो बिलीव कर रहे हैं किसी, जैसे ये कि कल सूर्योदय होगा, इस बात पे जो आप बेट कर रहे हैं, इस फ्यूचर आउटकम पे जो आप बेट कर रहे हैं, वो आपका बेट या वो आपकी जजमेंट कभी भी सर्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, वो प्रोबेबल है। वो अभी तक 100% प्रूव नहीं हुआ है, या 100% सारे इंस्टेंसेस पे काम कर रहा हो, ऐसा प्रूफ नहीं किया गया है। तो इस सेंस में प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट वी कैन गो फॉर rather than certainty as a marker of theories. We base our theories on probability, not certainty. ठीक है। अब रसल कह रहे हैं कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी वी कैन अचीव अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इज प्रोबेबिलिस्टिक। हम बिल्कुल श्योर होके, बिल्कुल सर्टेन होकर के हम कुछ फ्यूचर इवेंट के बारे में नहीं क्लेम कर सकते हैं, और हाईली ज्यादा से ज्यादा हम 99% श्योर या फिर 10% श्योर, या जितना भी, हम श्योरिटी हमारी कभी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि किसी इवेंट का होना वो हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक है। इसलिए जो सर्टेनिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी फ्यूचर इवेंट की, वो प्रोबेबिलिस्टिक ही रहेगी, या वो प्रोबेबिलिटी ही रहेगी, क्योंकि हमने सारे इंस्टेंसेस को नहीं देखा है, और जब तक वो इंस्टेंस हो नहीं जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो इवेंट है वो भी वैसा ही होगा। अब जितनी ज्यादा बार, जितनी फ्रीक्वेंसी में आप किसी एक सर्टेन इवेंट ए को सर्टेन इवेंट बी के साथ देखते हैं, उतना ही आप श्योर होते हैं इस बात को लेकर के कि वो पैटर्न जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है, साइंस में थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, बिलीफ सिस्टम्स वगैरह जो है इन पे एक इनको आप मेजर कैसे कर सकते हैं, किसी बिलीफ को आप अ, मतलब सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं, और किसी चीज को सर्टेनिटी के साथ मेजर करने के लिए एक जो तरीका है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर किसी इवेंट को हम कह रहे हैं कि इस इवेंट का होना बिल्कुल श्योर है, तो वो 1 हो जाएगा। इस इवेंट का होना बिल्कुल श्योर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। और इस 1 और 0 के बीच में सारी जो सर्टेनिटी का लेवल्स हैं जो है वो लाई करें। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। ठीक है, तो रसल कहना चाहते हैं, हमारे इस बात पे ध्यान देना चाहते हैं कि हम हालांकि 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन जितने फ्रीक्वेंटली हम दो इवेंट्स को एक साथ होते हुए देखें या एक के बाद होते हुए देखें, हम उतना ही श्योर हो जाते हैं उस पैटर्न के बारे में। और अगर ए और बी जैसी चीजें, जैसे कि बिजली कड़कना और बिजली का चमकना और बिजली का गड़गड़ाना या आवाज करना, जो थंडर साउंड होती है, क्योंकि हमने इन्हें इतनी बार साथ में देखा है, इसलिए हम सर्टेनिटी जो है इस बात की कि अगर अगली बार भी होगा तो ऐसा ही होगा, ये बात हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं। We cannot be exactly sure, but we can be extremely certain. This is the point that Russell is trying to make, that we, though we cannot be 100% sure, we can be probabilistic about it. We can have an expectation about it. And one way to measure that expectation is through probability theory. And probability theory measures all the probabilities as on a continuum between 0 and 1. अब यहाँ पे रसल दो जो है प्रिंसिपल देते हैं इंडक्शन के, और वो कहते हैं, इफ ए हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद बी एंड नेवर ऑब्जर्व्ड सेपरेटली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कंटिन्यूड एसोसिएशन इंक्रीजेस विद ईच अकरेंस।
जितनी ज्यादा बार आप ए के बाद बी को होते हुए देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग में किसी तरीके से बढ़ाएंगे उस ए के बाद बी होने के जो अकरेंस है उस पे। और जितनी ज्यादा बार आप इंस्टेंसेस जितनी ज्यादा इंस्टेंसेस पे आप देखेंगे, उतना ही प्रोबेबिलिटी जो है वो सर्टेनिटी की तरफ जाएगी। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें तो जितने ज्यादा इंस्टेंसेस होंगे, उतनी ही सर्टेनिटी पे वो आपका एक कर्व जाएगा। और हालांकि हम 100% वो कभी वन नहीं हो सकता है, कोई प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट जरूरी नहीं कि हमेशा वो वन हो, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी है जो है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम हालांकि 100% या वन नहीं कह सकते अपने 100% किसी प्रोबेबिलिटी के बारे में जरूरी नहीं है कि हम जान जाएं जो है। लेकिन हमें ये होगा कि हमें इतने इंस्टेंसेस मिल गए हैं कि हम इसे एक जनरल लॉ कह सकते हैं। हालांकि एब्सोल्यूट प्रूफ आप नहीं खोज पाएंगे, लेकिन आप कह सकते हैं इसी इंडक्शन के बेसिस पे। तो अब ये रसेल का जो इंडक्शन का प्रिंसिपल है, ये इंडिविजुअल इंस्टेंसेस पे भी लगता है और जनरल लॉस पे भी लगता है। इफ ए एंड बी हैव ऑलवेज बीन लिंक्ड, देयर कंटिन्यूड एसोसिएशन इन न्यू केस बिकम्स मोर प्रोबेबल। तो अगर कोई चीज हर बार होती रही है, तो आप ये मान लेंगे कि अगले इंस्टेंस पे भी वो होती रहेगी। अगर T1 से लेके, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर T1 से लेके T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 तक आपने देखा है, तो किसी इवेंट को होते हुए, तो आप सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि T11 पे वही होगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। Extending this, if no exceptions are observed, frequent associations suggest a general rule। अगर इसके इस इवेंट को काटते हुए, इस ऑब्जर्वेशन को काटते हुए हमें कोई एक इंस्टेंस ना मिले, तो हम उसे एक जनरल रूल मान लेते हैं। ये जो प्रिंसिपल है हमें उसे यूबिक्विटस मान लेते हैं या एक नेचुरल लॉ मान लेते हैं। अब क्योंकि आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस देखे हैं, इसलिए आप ए को बी से लिंक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो जनरल रूल होता है वो आदर्श स्थिति में सारे केसेस को कंफर्म करता है। लेकिन ऐसा हमारे जो मॉडर्न सेटअप है जो है, या कैसे भी कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज के सारे इंस्टेंसेस को देख। जैन धर्म में, जैन फिलॉसफी में, जैन दर्शन में एक बड़ी फेमस बात कही गई है। उनका जो कंसेप्शन है मोक्ष का, वो बड़ा अच्छा लगता है। और वो कंसेप्शन में उनका ये है कि अगर आप किसी एक चीज के सारे इंस्टेंसेस को जान लो, तो अगर आप किसी एक चीज को सब तरफ से समझ लो, उसके जितने डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को समझ लो, तो आप मोक्ष प्राप्त कर चुके हो। तो वैसे ही ये जो हमारा कहना है कि हम सारे इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व कर चुके हैं और ऐसा नहीं हो पाएगा, वो तो मोक्ष की अवस्था में ही हो सकता है। ठीक है। तो प्रोबेबल ज्यादा होता जाता है, जो सर्टेनिटी है वो और बढ़ती जाती है। लेकिन ये बात मानना कि वो जनरल लॉ है, ये तो हम थोड़ा भरोसा करके ही करते हैं कि ऐसा होगा। इस पे हमारा ब्लाइंड फेथ एक तरीके से है, एक एजुकेटेड गेस एट मोस्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल केसेस पे भी जो है आप कोई ये बिलीफ अपना अप्लाई कर सकते हैं बिना जनरल लॉ को प्रूफ किए हुए। Now, therefore, the truth of a specific instances is always more probable than the truth of a universal rule। किसी एक इंस्टेंस की जो ट्रुथ है वो ज्यादा आप अच्छे से गेस कर सकते हैं, या उस पे बेट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू बेटिंग ऑन अ जनरल रूल। तो आप एक आर्गुमेंट पे, एक इंस्टेंस पे आप कुछ एक क्लेम करें, वो ज्यादा बेहतर होगा रेदर देन प्रोपाउंडिंग इट एज अ जनरल रूल। ठीक है। अब रसेल इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। हम लोग भी कुछ थोड़ा रसेल के अपने तरफ से रसेल के जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं इस चैप्टर पे, वो हम कंक्लूड करते हैं और फिर हम अब ये लेक्चर एंड करेंगे।
तो रसल ने इंडक्शन पे कहा है कि वो इंडक्शन और सबसे शुरुआत जो करते हैं रसल, वो इंडक्शन और एक्सपीरियंस को लेकर के स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने स्वॉन्स का एग्जांपल देखा था, उसमें हमने ये देखा कि स्वॉन जो है वो हमेशा वाइट देखा गया है। तो आप सारे स्वॉन्स को वाइट मान लें, ऐसा मान सकते हैं आप। जनरल रूल की स्वॉन्स जो है कि बतख जो होते हैं, ये सॉरी, जो स्वॉन्स होते हैं जो है वो जो हंस होते हैं, वो हमेशा वाइट वाइट ही होते हैं। ये इस बात पे आप प्रोबेबिलिटी तो अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन 100% आप कह पाए वो हम नहीं कह सकते हैं। ये हमने अपने डिस्कशन के थ्रू जो अब तक हमने किया है उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं। तो ये इस बात को बताता है कि जो इंडक्शन है वो एक्सपीरियंस से डिस्प्रूव तो नहीं किया जा सकता, नॉर कैन एक्सपीरियंस फुली जस्टिफाइड फॉर फ्यूचर केसेस। तो जो इंडक्शन है वो एक्सपीरियंस के द्वारा डिस्प्रूव किया नहीं जा सकता है, और साथ ही एक्सपीरियंस आपका फ्यूचर इंस्टेंसेस पे भी आप बेट कर पाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर जितने भी हम आर्गुमेंट्स देते हैं, हम उनका कुछ बेसिस बनाते हैं, उनका कुछ बेडरॉक बनाते हैं, और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बेसिस पे हम ये बेडरॉक बनाते हैं, वो एक्सपीरियंसेस इंडक्टिव प्रिंसिपल से आते हैं कि ए और बी अगर T1 से T10 तक होते हमें साथ होते हुए, या ए के बाद बी होते हुए नजर आए हैं, तो T11 पे भी हमें वही नजर आएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ये जो हम क्लेम कर रहे हैं या ये जो बेट हम मान रहे हैं, उसके पीछे ये इंडक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। जो दो इंडक्शन के प्रिंसिपल हमें रसेल ने डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। और अगर हम इस बात को ना माने, तो जितनी हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जितनी हमारी साइंटिफिक रीजनिंग है, जितनी हमारी फ्यूचर को लेकर के आउटकम्स हैं या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी मिथ्या साबित हो जाएंगी, वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। लॉज ऑफ मोशन का एग्जांपल देते हैं रसल, और कहते हैं कि हालांकि हमने ये माना है कि जो ये गति के सिद्धांत हैं, ये अ, गति के सिद्धांत, ये क्योंकि हमने इन्हें ऐसे ही हर जगह अप्लाई होते हुए देखा है, इसलिए हम उन पे भरोसा करते हैं। तो हम उन पे भरोसा तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो माध्यम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन ही हो सकता है, कि अगर ए और बी साथ होते आए हैं तो वो होते आएंगे, और जितना बार आप उसे साथ देखेंगे उसके हिसाब से आपका अगली बार उसे साथ देखने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से रसेल इंडक्शन के अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और वो कहते हैं कि इंडक्शन एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने आप अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव से परे कुछ जान सकते हैं। जस्ट एज सर्टेन एज नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, उतनी ही सर्टेनिटी के साथ जितना आप अपने एक्सपीरियंस को समझते हैं। तो रसेल ने इस प्रकार इंडक्शन पे जो अपनी बात है, वो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। जो रसेल ने अपनी बात कही अपनी किताब में, हमने उसको डिस्कस किया। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको कुछ और जानना है, या वीडियो के लिए आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप बताना चाहते हैं, तो आपके कमेंट्स बिल्कुल वेलकम है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज में, तो भी आपका बिल्कुल स्वागत है। आप मुझे डीएम में एक मैसेज डाल सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।